वो गहरी नींद में थी जब किसी की सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ जान, तुम उठ क्यों गई? भारी मर्दाना आवाज इसके कानों से टकराई तो इसका चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद हो गया। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। वो इसे धक्का देते हुए दूर हुई। ना ना, ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारी कीमत अदा कर चुका हूँ। शाबाश, इधर आओ। नीम अंधेरे में वो गुस्से से कहता इसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारे बाप ने एक फाइल के बदले तुम्हें बेच डाला। एसपी जेगम शेराजी ने इसकी कमर की गिर्द बाजू हमाल करते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो और एक बार तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझे खरीद सको। वो गुस्से से धारते हुए इसके चेहरे को नाखूनों से नोच गई। वो बिलबिला उठा। वो कमरे से भागने लगी थी जब वो इसे कमर से खींचते अपनी गिरफ्त में ले गया। कमरे में नीम अंधेरा था। वो धीमी चाल चलते हुए बालकनी से सीधा कमरे में दाखिल हुआ। जुबैर क्लीन पर पांव रखते ही इससे अपने पांव धंसते हुए महसूस हुए। वो जितना भी तेज चलता, कारपेट की वजह से आवाज पैदा नहीं होनी थी और शायद किस्मत इस पर मेहरबान हो चुकी थी। इसे जल्दी से बालकनी का दरवाजा बगैर आवाज किए बंद किया और खामोशी से चलते हुए बेड पर औंधे मुंह लेटे वजूद तक आया। नीम अंधेरे की वजह से कुछ वाज़ह तो नहीं हो रहा था, अलबत्ता जो दिखाई दे रहा था वो इसके जज्बात उभारने पर मजबूर था। बाल कमर पर बिखेरे हुए थे, आधा कंबल इसका वजूद ढांपे हुए था तो बाजू बेड से नीचे लटक रहे थे। वो इसकी तरफ बढ़ा। कमरे में एसी की खनकी की वजह से इसे जरा सी ठंड महसूस हुई। इसने जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर आराम से रखी ताकि आवाज पैदा ना हो सके। जज्बात की ज्यादती की वजह से इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जबकि हाथों में भी वाज़ह लर्जिश मौजूद थी। रात के इस पहर जब इंसानी जज्बात बुलंदी पर होते हैं, ऐसे में वो एक लड़की के कमरे में खड़ा था जिसके जिस्म की बनावट महसूस करते हुए वो मनहोश होने लगा था। दबे पांव वो बगैर आवाज किए बेड पर इसके पहलू में लेट गया। पहली बार कोई नस्वानी वजूद इसके पहलू की जीनत बना था। वो खामोशी से इसके बदन की खुशबू अपने अंदर उंडेलने लगा, फिर मुस्कुराते हुए अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। इसके हाथ हरकत में आ चुके थे। वो इसके जिस्म के एक एक अंग को हाथों के पोरों से छोटे हुए महसूस कर रहा था। सारे जिस्म में शरारे दौड़ रहे थे। अचानक जैनब को अपने ऊपर बहुत वजन महसूस हुआ तो वो गहरी नींद में कसमसाई मगर करवट नहीं ले पाए। इसे नींद में महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके जिस्म के साथ छेड़खानी कर रहा है। वो पलटने की कोशिश में पूरी आंखें खोले इर्द गिर्द के मंजर को देखने लगी। यकदम इसे अपनी गर्दन पर पहले किसी का लम्स महसूस हुआ, फिर सांसों की तपिश ने इसे मुकम्मल तौर पर बेदार कर दिया था। मगर मुकाबिल सिमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इसके कंधे पर जा बजा अपने लम्स छोड़ता हुआ इसके मजीद करीब हुआ था। जैनब के मुंह से सिसकी निकली और जैगम के दांतों ने एक गहरा निशान इसके कंधे पर छोड़ा था। वो इसे धक्का देकर पलटते हुए उठ बैठी। सांसों के बिखरने की आवाज से कमरे में अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। वो जज्बात से मखमूर लहजे में दूर होने से इंकारी था। क्या हुआ जान, तुम उठ क्यों गई? अभी असल काम तो रहता है। वो इसके कान में मध्यम सी सरगोशी करते हुए बोला तो जैनब का चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद हो गया। वो घबराए तो गई थी, पहली बार किसी मर्द ने इसे छुआ था। इसकी रूह तक कांप रही थी। शर्म और खौफ के मारे वो दूर हुई, जबकि वो कमरे में इसकी खुशबू महसूस कर रहा था। इस निस्वानी जिस्म में अजीब सा सुकून था जिसने इसे हर हद पार करने पर मजबूर कर दिया था। वो बेड पर लेटा इससे देखने लग गया जो हिरनी की तरह खौफजदा होकर इसे घूरे जा रही थी। जैगम को इस पर बहुत प्यार आया। वो जल्दी से उठकर सीधा हुआ और फिर इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसके लर्जते लबों के करीब आया जो अजीब सी धुन छेड़े इससे अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे थे। वो बहुत खड़ूस शख्स था, मगर आज इस लड़की के सामने वो बेबस महसूस कर रहा था। वो इसे हर हाल में चाहिए थी। इसका वजूद इससे अपनी तरफ बुला रहा था। वो आंखें नीचे इसकी तरफ बढ़ने लगा। कमर के खम को महसूस किया तो जज्बात की शिद्दत की वजह से इसके मुंह से सिसकी निकली। जैनब खौफजदा होकर इससे घूर रही थी। छोड़ो मुझे।
कौन हो तुम? वो उसे धक्का देते हुए बोली तो वो गुस्से से इसे देखने लगा। सारा मूड खराब हो गया था। इधर आओ मेरे पास, दूर हुई तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। वो इसे बाजू से खींचकर बेड पर सीधा करते हुए इसके पहलू में लेटा और फिर से अपनी वही बेबाक हरकतें शुरू कर दी। जाने मन तुम में जो नशा है वो मुझे बहकाने पर मजबूर करा है, वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, जबकि वो रोने लगी। कौन है आप? दूर रहे मुझसे, वो हाथ पांव मारते हुए बोली तो जैगम सख्त बदमजा हुआ। फौरन से इसके नाजुक हथेलियां अपने भारी मर्दाना हाथों में दबोची और इसकी टांगों पर अपनी टांग रख गया। वो रोए जा रही थी। जैगम धीरे धीरे इसकी गर्दन की तरफ बढ़ा और अकीदत से इसे अपने हसार में लिया, जबकि वो बेबसी से पहले तो पड़ी रही, आखिर को औरत थी, इसमें भी जज्बात थे। थोड़ी देर के लिए तो वो गुनाह सवाब का फर्क भी भुला चुकी थी, मगर जैसे इससे ख्याल आया वो इसे धक्का देते हुए उठ खड़ी हुई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो इसके लम्स को दुपट्टे से साफ करते हुए बोली। तो इसकी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। जितना भी चाहे साफ कर लो, मगर तुम इस लम्स को कभी मिटा नहीं सकती। अलबत्ता इसकी बार बार ख्वाहिश जरूर कर सकती हो। वो आंख दबाते हुए बोला तो जैनब का दिल चाहा इसका सर फाड़ दे या फिर इसे बालकनी से नीचे धक्का दे दे। न जाने वो कौन था और इस पर हक क्यों जता रहा था। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी शराब की मानद, वो मदहोश लहजे में सरगोशी के अंदाज में बोला तो वो फौरन दूर हुई। दूर रहे मुझसे, समझे आप? वो धारी तो वो नफी में सर हिलाने लगा। ना ना ना, ये सब नहीं चलेगा, तुम्हारी कीमत तो मैं अदा कर चुका हूँ। वो फौरन इसके वजूद पे नजरें गाड़ते हुए बोला तो वो नफी में सर हिलाने लगी। इसे जैगम की बात समझ नहीं आई थी और वो समझना भी नहीं चाहती थी। जिस हालत में वो मौजूद था, इसे देखकर कोई भी औरत खौफ खा ले। वल्लाह मैंने तुमसे हसीन औरत आज तक नहीं देखी। ऐसे दूर रहोगी तो तुम्हारे हुस्न को खराज तहसीन कैसे पेश करूंगा? वो खबासत से कहते हुए इसकी तरफ बढ़ा तो वो फौरन इससे दूर हो गई, मगर नीम अंधेरे में इसके वाज़ह होते जिस्म ने जैगम के सारे होश सल्ब कर लिए थे। वो एक बेजान मूरत की तरह जैनब की तरफ भागा। ज्यादा जज्बात की वजह से इसकी आंखें लाल हो रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। जैनब घबरा कर दूर हटने लगी, मगर वो इसे खींच कर अपनी करीब बिठा गया। तुम्हारे बाप ने एक फाइल के बदले तुम्हें मुझे सौंप दिया, वो बोला तो जैनब नफी में सर हिलाने लगी। झूठ मत बोलो, मेरे बाबा ऐसे नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे करीब आने की? वो एक बार फिर इसे धक्का देने की कोशिश में हल्कान होने लगी, जबकि इसके मजबूत जिस्म के सामने इसका कमजोर सा जिस्म ठहर भी नहीं पाया था। जब वो इसे बेड पर धक्का दे गया, ऐसा तो नहीं चलेगा, तुम्हें हर हाल में मुझे सौंपना ही होगा, कम से कम आज की रात तो मैं बेमुराद नहीं जाने वाला। वो इसको सर से पैर तक घूरते हुए बोला तो शर्म के मारे इसका दिल चाहा कि इसका सर फाड़ दे। दूर रहो मुझसे, वो वार्निंग देते हुए बोली तो जैगम नफी में सर हिलाते हुए पागलों की तरह इसकी तरफ बढ़ा। इसे देखने पर महसूस हो रहा था जैसे इसने शराब पी रखी हो। पहली बात, मेरे बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, वो घूरते हुए बोली। जैसे जैगम आगे बढ़ा, इसके मुंह पर इसने नाखूनों से हमला कर दिया। वो कराह कर रह गया। अचानक वो होश की दुनिया में वापस आया था। सामने खड़ी लड़की को देखकर इसका दिमाग घूम गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाओ? वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। जज्बात कहीं दूर जा सोए थे, अब बदला इसे बेचैन किए हुए था। वो फौरन इसकी तरफ बढ़ा, मगर वो बाथरूम की जानिब अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी। इस बात से अनजान है कि वो कौन है, इसे बस अपनी इज्जत की परवाह थी, मगर इसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जैनब के बाथरूम जाने से पहले वो इसे बाजू से थामते हुए बेड पर पटक चुका था। दर्द से वो कराहने लगी, मगर वो रुका नहीं। फौरन इसकी तरफ बढ़ा, एक दुपट्टा उठाकर इसके हाथ बांध दिए जो तेजी से चल रहे थे। वो इसके पहलू में लेटते ही इसकी टांगों पर अपना दबाव बढ़ा गया। वो नफी में सर हिलाती रही, मगर ना हाथों को हरकत दे पाई और ना ही पांव से मजाहमत कर पाई, जबकि वो इस पर हावी होते हुए इसके कान को दस्तरस में ले गया। छोड़े मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जानते नहीं कि मैं जिसकी बेटी हूँ, वो जैगम के बदतमीजी करने के बावजूद इसे आप कह रही थी। वो खासा मुतासिर हुआ और इसके गाल को अपने गाल से मस करने लगा।
वो रो रही थी। खुदा का वास्ते दूर हटो, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए बोली। तो जैगम को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके पहलू में लेटा रहा। तुम्हारे बाप ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए इसके कंधे पर झुका तो जैनब के मुंह से एक सिसकी निकली। जब वो हटा तो लाल निशान इसका मुंह चढ़ा रहा था, जबकि दर्द से वो बिलबिला उठी। वो एक बात बार बार दोहरा रही थी, मगर जैगम ने जैसे यहां से ना हटने की कसम खा ली थी। मेरा इंतजार करना इस वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, समझी तुम। वो इसके कान के पास गुराया और फिर जैसे आया था वैसे अपने कपड़े बदल कर चला गया। जबकि वो रोती रही। एक निगाह अपने वजूद पर गई तो शर्म के मारे वो खुद को कंबल के नीचे छुपा गई और इस शख्स को सलावातें सुनाने लगी। न जाने वो कौन था, वो फिर भी अपने जज्बात पर कंट्रोल कर गया था। हालांकि वो जिस हालत में मौजूद था वो यहाँ से जाने वाला नहीं था, मगर शुक्र कि इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल ने इसे बेदार कर दिया और वो ऐसा वक्त आने से पहले कमरे से निकलता चला गया। जबकि कमरे में जैनब की सिसकियां गूंजी थी। वो काफी देर रोती रही। न जाने कब इसकी आंख लग गई। जबकि जैगम ने पुलिस स्टेशन का रुख किया था। काम हुआ कि नहीं, लेकिन नकाबपोश ने फोन कान से लगाते हुए जैगम से सवाल किया तो वह इस बात में सरला गया। सर, काम हो गया है, वो बोला तो मुकाबिल सिमत खरा शख्स कह के लगाने लगा, जबकि वो संजीदा सा होकर वहां से निकलता चला गया। अपने ऑफिस में पहुंचा तो कुछ फाइलें इसकी एक दीद की मुंतजर थीं, जबकि बेशतर समेट कर अलमारी में रख दी गई थी। 15 साल पुराना केस खोला गया था। ऑफिस में अजीब सी मिट्टी और गर्द फैली हुई थी। वो खांसता हुआ दूर हुआ। बहुत सी फाइलें साफ करने के बाद वो सीधा होकर कुर्सी पर आ बैठा, मगर इसके जज्बात ने इसे तंग किया हुआ था। वो चुपचाप पिंचिंग बैग की तरफ आया और अपना गुस्सा उतारने लगा। आधे घंटे बाद हाँफते हुए वो ऑफिस में पड़े हुए सोफे पर नीम दराज हो गया। इसका सारा बदन दुख रहा था, जबकि नीम गुनूदगी की वजह से इसे महसूस हुआ कि इसके ऑफिस में कोई आया है, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर इसे देख सके। वो जो कोई भी था, इसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो मुतमईन होकर आंखें मूंद गया। दूसरी तरफ जैनब सुबह उठी तो आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि बाप से क्या सवाल करे। अभी वो सोच ही रही थी जब कोई पागलों की तरह इसके कमरे का दरवाजा पीटने लगा। वो भागते हुए आई। सामने हमीद कुरैशी को देखकर इसका मुंह बन गया। बेटी, तुम ठीक तो हो? वो घबराते हुए फूली सांसों के साथ बोले। वो दूसरे शहर मीटिंग के लिए गए हुए थे। अपने मुखालिफिन की धमकियों की वजह से वो खासे खौफजदा हो रहे थे। बाप आप कहाँ चले गए थे? वो रोते हुए बाप के गले जा लगी, जबकि वो हैरान होकर इसे सर से पैर तक देखने लगे। कहीं इनका खदशा ठीक तो नहीं था? ऐसा तो नहीं कि इनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ हो? वो घबराते हुए बोले, बेटी तुम ठीक तो हो ना? घर में कोई आया तो नहीं था? वो आखिरी अल्फाज खास राजदाराना अंदाज में अदा करते हुए पूछने लगे तो जैनब सोच में पड़ गई। इसे बताना चाहिए या नहीं? अभी वो इसी सोच में गर्क खड़ी थी जब इन्होंने इसके सामने चुटकी बजाई। नहीं बाबा, कोई नहीं आया था। ये कहते इसने अपने सामने शीशे की तरफ देखा तो इसकी गर्दन पर लगे हुए निशान बहुत सी कहानियां बयान कर रहे थे। इससे पहले हमीद कुरैशी के इस पर नजर पड़ती इसने जल्दी से दुपट्टे से अपनी गर्दन कवर कर ली। वो जैसे उजलत में आए थे वैसे वहां से चले गए, जबकि जैनब ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद किया और रोते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आज तक इसे किसी ने नहीं छुआ था। पहली बार वो शख्स पूरे जुनून से इस पर हक जता गया। वो रोते हुए बाथरूम में नहाती रही। वो अपने पूरे बदन को पागलों की तरह नोच रही थी। वो इस गलाजत को अपने आप से दूर कर देना चाहती थी। वो गलाजत जिसमें इसने कई घंटे बिताए थे, इसका बस नहीं चल रहा था कि ब्लेड से सारे जिस्म को खुरचने लगे ताकि इस शख्स का लम्स मिटा सके, मगर ऐसा ना हो सका। गर्दन पर निशान इस बात की वजाहत दे रहे थे। वो घबरा कर बाहर निकली, कपड़े बदले और मेकअप से अपने सारे निशान छुपाने लगी। पीछे हटी तो कदरे बेहतर लग रही थी, मगर लाल आंखें इसकी रत जगह की दास्तान सुना रही थी। वो रोते हुए अपनी गर्दन मसल कर रह गई। इसका बस चलता तो वो जान दे देती, मगर वो बेबसी से तैयार होते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच गई, जहां इसकी दोस्त रिया इसका इंतजार कर रही थी। वो यूनिवर्सिटी आए तो खासी खामोशी छाई हुई थी। वो चुपचाप अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी जब किसी ने इसे पुकारा, जैनब।
बात सुने वो अचानक पलटी, पीछे एक लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो लड़का झिझकते हुए बोला तो वो घूमकर इसकी तरफ मतवज्जो हुई। जी बोलिए, वो नरमी से इसकी तरफ देखने लगी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, नज़ला जुकाम की वजह से आवाज भी भारी हो रही थी। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? वो नर्म से लहजे में बोला तो ज़ैनब की नजर अचानक आने वाली आवाजों की तरफ गई, जहां कुछ लड़के इस लड़के को बात करने के लिए उकसा रहे थे। शायद वो इससे इशारे कर रहे थे। वो खामोशी से सर झटक कर इसकी तरफ देखने लगी। सॉरी, मैं अपना नंबर आपको नहीं दे सकती, और आइंदा ये कहने से पहले 100 दफा सोच लीजिएगा। वो आराम से कहते अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगी थी जब वो लड़का भागते हुए इसकी तरफ आया। मैडम, बात तो सुने, मैं आपको पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। वो बोला तो वो हक्का बक्का इसे देखती रह गई। अपने हद में रहकर बात करो, दोबारा मुझे मुखातिब किया तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को शिकायत लगा दूंगी। वो सख्त लहजे में बोली तो वो लड़का हद पार करते हुए इसकी तरफ बढ़ा। इसका बाजू दबोचा और पिलर के साथ पिन कर दिया। नंबर देती हो या अपना तरीका इस्तेमाल करूं? वो लड़का गुर्राते हुए बोला तो ज़ैनब का दिल चाहा इसका सर कलम कर दे। इसके हाथ से हाथ छुड़वाते हुए इसके मुंह पर एक थप्पड़ मार गई। इसी वक्त जलील से एक पत्थर इस लड़के पर बरसने लगा। वो हड़बड़ाकर वहां से भागा, जबकि वो घबरा कर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। यूनिवर्सिटी का वो एरिया खासा सुनसान था। हाल ही में वहां कुछ डिपार्टमेंट बने थे, मगर बच्चों के रश की कमी की वजह से अक्सर वहां खामोशी छाए रहती और ज्यादातर बच्चे आना पसंद नहीं करते थे। सिर्फ एग्जाम के दिनों में यहाँ रश लगा रहता था। वो गुस्से से कांपते हुए क्लास में दाखिल हुई। न जाने वो कौन था जिसने इस लड़के पर पत्थर बरसाए थे। वो सर झटक कर रह गई। क्लास लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड तक आई तो रिया भी इसके साथ ही थी। यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने चलें? रिया बेबसी से कहते हुए इसकी तरफ मदद तलब नजरों से देखने लगी तो वो नफी में सर हिला गई। यार, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करा। वो परेशान सी होकर एक स्टेप पर जा बैठी। रिया भी इसके साथ आकर बैठ गई। यार, भूख लगी है ना, चलते हैं। वो जबरदस्ती से घसीट कर कैंटीन तक लाई, बर्गर ऑर्डर करके। अभी वो दोनों बातें कर रही थी जब सुबह वाला लड़का वहीं चला आया। ज़ैनब कुरैशी, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। वो गुस्से से गुर्राते हुए आगे बढ़ गया, जबकि वो खामोशी से इसे जाता हुआ देखती रही। इसके जाते रिया ने घूरकर इसे देखा। हे लड़का, तुम्हें क्या कह रहा था? वो कदर ऊंची आवाज में बोली तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी तरफ घूर कर देखा था, मगर रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी तक ज़ैनब को गुस्से से देख रही थी। यार, सुबह इस गधे ने नंबर मांगा तो मैंने इसे थप्पड़ मार दिया, वो सख्ती से कहते मोबाइल खोलने लगे, जबकि रिया ने सर थाम लिया। ये अजीब सा आवारा लड़का है, मैं तो शुरू से कहती थी तुम्हारा पीछा करता है। वो एक रात से पर्दा उठाते हुए बोली तो ज़ैनब परेशान होकर रह गई। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुमने इससे पहले भी यहाँ देखा है? मुझे लगा कोई न्यू एडमिशन है, वो परेशान होकर बोली तो रिया नफी में सर हिलाने लगी। इस रोज जब तुम बाथरूम गई थी और पीछे से दरवाजा बंद हो गया था, तब भी मैंने वहां इसे देखा था। मुझे लगता है यह जानबूझकर सब कर रहा है। हो सकता है कि तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आया हो। वो इसे मजीद डराते हुए बोली। यार, डरा तो नहीं, वो घबरा कर बोली तो रिया ने इसकी तरफ देखा। अच्छा, परेशान न हो, यूनिवर्सिटी में ऐसे हजारों लड़के मौजूद हैं जो हर 3 मिनट बाद नंबर मांगते हैं। वो खिलखिलाते हुए हंसने लगी। बढ़कर आया तो वो दोनों खाते ही गेट तक चले आए, जहां ड्राइवर ज़ैनब को लेने आ चुका था और रिया के वाले साहब भी सड़क के इस पार खड़े इसे बुला रहे थे। वो दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर पहले बेकरी की तरफ ले चलो, मुझे कुछ चीजें लेनी है, वो मसरूफ से लहजे में बोली तो ड्राइवर सर हिलाने लगा। शायद वो मसरूफ था इसलिए बोला। ज़ैनब ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी और खामोशी से अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। बेटी, कहाँ हो तुम? अचानक हमीद कुरैशी की कॉल आई तो वह हैरान हुई। बाबा जान, घर आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, वो बोली तो हमीद कुरैशी मुस्कुरा कर रह गए। ठीक है, जल्दी आओ, तुम्हारे जलाल अंकल और इनकी जोजा आई हैं, वो मुस्कुराते हुए बोले तो ज़ैनब का मुंह बन गया। बाबा, आप जानते हैं वो लोग क्यों आए? मेरा जवाब भी जानते हैं, फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो नम लहजे में बोली तो हमीद कुरैशी से समझाने लगे। फिक्र मत करो, वो रिश्ते की बात करने नहीं आए, बल्कि वैसे आए हुए हैं। हमीद कुरैशी झूठ बोलते हुए बोले तो ज़ैनब नफी में सर हिला गई। बाबा, मैं घर नहीं आऊंगी, आप मुझे ये बदतमीजी करने पर मजबूर कर रहे हैं, वो सख्ती से लब भींचते हुए बोली तो हमीद कुरैशी गुस्से से
बातें सुनवाने लगे। वो बगैर इनकी परवाह किए कॉल ही कट कर गई। ड्राइवर ने इसके अल्फाज बखूबी सुने थे मगर कुछ बोला नहीं। गाड़ी एक बेकरी के सामने जा रुकी। वो गाड़ी से उतरी और छोटे छोटे कदम लेते हुए बेकरी तक आई। अपना जरूरी सामान खरीदने लगी थी जब एक आवाज गूंजी। वो हैरान होकर पीछे देखने लगी। वो वही आवाज थी जो उसने इस रात सुनी थी। वो यहाँ था। वो हैरान हुई। इस शख्स का चेहरा देखना चाहती थी। इस रात वो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। इस शख्स का गिरेबान पकड़ना चाहती थी मगर इसे मौका नहीं मिला। वहम ख्याल करके वो सर झटकते हुए केक लेकर बाहर जाने लगी। जब एक आदमी इसे बुरे तरीके से टकराया, केक नीचे जा गिरा। बेटा देख कर चलो, मुकाबिल सिमत खड़े अंकल कहने लगे तो वो गुस्से से पहले तो इन्हें देखती रही, फिर केक और कुछ जरूरी सामान लेकर वो गाड़ी में आकर बैठ गई। बेकरी में खड़े शख्स ने घूर कर इस लड़की को गाड़ी में बैठते हुए देखा था। जब तक वो गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई वो तब तक इसे देखता रहा। ड्राइवर तुम ऐसा करो, मुझे रिया के घर छोड़ दो। वो कप केक मुंह में डालते हुए बोली तो ड्राइवर कुछ भी नहीं बोला बल्कि गाड़ी हवा से बातें करते हुए अनजान रास्तों पर दौड़ने लगी। वो घबरा गई। ड्राइवर मैं कह रही हूँ कि गाड़ी रिया के घर की तरफ मोड़ो। वो घबरा कर बोली तो ड्राइवर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ गाड़ी रोक दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धाड़ी तो अचानक गाड़ी रुक गई। वो इलाका कदरे सुनसान था। क्या बदतमीजी है, ये मैनर्स भूल गए हो क्या? वो घबराहट पर काबू पाते हुए बोली तो वो आदमी नफी में सर हिलाते हुए इसकी तरफ देखने लगा। कौन हो तुम हमारे ड्राइवर तो नहीं हो? वो एकदम सीधी होकर बैठी और मोबाइल संभाल लिया। बीबी जी, मेरे वालिद की तबीयत खराब थी तो इन्होंने मुझे भेज दिया। माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था और ब्रेक भी नहीं लग रही थी। वो शर्मिंदा सा होकर बोला तो जैनब ने एक सर्द सांस खारिज की। वो घबरा गई थी। बीबी जी, मुझे शॉर्टकट पता है, आपको रिया बाजी के घर ले चलता हूँ। बाबा जान ने बताया था। वो बोला तो वो खामोशी से सर झटक गई। ठीक है चलो, अगर रास्ता पता न चले तो बता देना, मैं समझा दूंगी। वो दोबारा से मोबाइल की तरफ मतवज्जो हुई। बीबी जी, गन्ने का जूस पियेंगे आप? वो अचानक पुरजोश होकर बोला तो जैनब ने हैरान होकर बाहर की तरफ देखा जहां एक आदमी ने गन्ने के जूस की रेड़ी लगाई हुई थी। नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं पीती। वो सहूलत से इनकार करते हुए बोली तो वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं बीबी जी, आप एक बार पिए तो सही, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। वो खासा बेतकल्लुफ होते हुए बोला तो वो इस बात में सर हिला गई। अच्छा ले आओ, मगर मैं ज्यादा नहीं पीऊंगी। वो बोली तो वो मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। जब वापस आया तो इसके हाथ में जूस का ग्लास था। इसने फौरन इससे पहले वो जूस का ग्लास पी लिया। प्यास की शिद्दत की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाई वरना वो हरगिज ऐसे जूस वगैरह नहीं पीती थी। अभी गाड़ी थोड़ी दूर ही गई थी जब इसे चक्कर से आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सर थाम कर रह गई। गाड़ी एक झटके से रुकी तो वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। वो ड्राइवर फौरन इसकी तरफ बढ़ा। साहब, आपका काम हो गया है, आपके भेजे हुए पते पर इस लड़की को छोड़ दिया है। वो बोला तो फौरन से पहले इसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए। वो वहां से निकलता चला गया जबकि शहरियार काजमी जैनब की गाड़ी की तरफ बढ़ा। वहां से जैनब को उठाया और अपने फार्म हाउस पर ले आया। अभी इसने जैनब को बेड पर लेटाया ही था जब किसी ने जोर से इसके कंधे पर मुक्का मारा। वो बिलबिला उठा। क्यों अगवा किया है इस मासूम लड़की को? पीछे खड़ा शख्स इसकी गर्दन दबोचते हुए चिल्लाया तो वो अपना आप छुड़वाने लगा। कौन हो तुम? वो डरते डरते बोला तो जैगम ने इसके गले पर गिरफ्त सख्त कर दी। मैं जो भी हूं तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्यों लड़की को अगवा किया है। वो धारते हुए बोला तो शहरियार परेशान हो गया। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी बहन नहीं लगती। वो गुस्से से बोलते हुए अपना आप छुड़वाने लगा मगर जैगम की गिरफ्त इस पर कमजोर नहीं थी। वो सख्ती से इसकी गर्दन मसलने लगा। बताता हूँ, इसने सुबह मुझे थप्पड़ मारा था। इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। वो गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला तो जैगम ने एक झटके से इसे दीवार पर दे मारा और जैनब को अकीदत से अपनी बाहों में उठाते हुए गाड़ी तक ले आया। शहरियार कुछ भी नहीं कर पाया। वो जैगम के सामने कमजोर पड़ चुका था जबकि वो इसे गाड़ी में लटाकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। खामोशी से इसे बेडरूम में छोड़ने के बाद वो किचन में आया और खाना बनाने लगा। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ और ये घर किसका है? मैं कहाँ हूँ? वो 2 घंटे बाद बेदार होकर किचन में चली आई। आते साथ ही इसने एक सांस में इतने सवाल कर डाले कि जैगम ने पहले सर से पैर तक इसे घूर कर देखा। शलवार कमीज भी इस पर अच्छी लगती थी। वो दिल से तारीफ करते हुए बोला तो वो गुस्से से इसे घूरने लगी। मैं कह रही हूँ कौन हो तुम? कहीं
तुम वो तो नहीं जो इस रोज वो जुमला अधूरा छोड़ते हुए बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगी। क्यों, क्या किया है तुमने इस सब में मेरे साथ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो इसकी गर्दन की तरफ बढ़ी, मगर वो इसे एक झटके से दूर करते हुए खाना बनाने पर अपनी तवज्जो सर्व करने लगा, जबकि वो गुस्से से इसकी पुश्त घूरते हुए बता दो कौन हो तुम, वरना मैं अभी इस वक्त पुलिस को कॉल कर लूंगी। वो धमकी देते हुए बोली तो जैगम मुस्कुराने लगा। पुलिस को कॉल करनी है? जल्दी जाओ जाओ, कॉल करके वापस आओ, खाना तैयार है। वो आम से लहजे में बोला तो वो खामोशी से खड़ी रही। मुझे मेरे घर जाना है, अभी इस वक्त बाहर अंधेरा छा चुका था। वो रोने लगी। अगर तुमने मुझे मेरे घर नहीं छोड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, वो धमकी देते हुए बोली तो जैगम ने सर झटका, फिर एक चाकू उठाया और इसके हाथ में थमा दिया। ये लो, कर लो खुदकुशी, मुझे कोई एतराज नहीं। वो इसे कहते हुए डाइनिंग टेबल पर आया और डिनर सर्व करने लगा। अब खाना खाने के लिए तुम्हें दावत देनी पड़ेगी या फिर तुम खुद आओगी, तुम्हारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। आखिरी बात वो जेरी लब मुस्कुराते हुए बोला तो जैनब गुस्से से इसकी पुश्त देखने लगी। मेरी पुश्त देखने से तुम्हें क्या मिलेगा? इधर आओ, मेरे पास बैठो, वो इसे एक गंभीर लहजे में बोला तो जैनब का दिल चाहा कि पास पड़ा गुलदान इसके सर पर दे मारे, मगर ऐसा कर नहीं सकी। और आकर खाना खा लो, वरना मैंने खिलाया तो अच्छा नहीं होगा। वो रगबत से खाना खाते बोला तो वो चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गई और खामोशी से खाना खाने लगी। कौन हो तुम, यहाँ क्यों लाए हो? वो एक बार फिर वही बात दोहराते हुए बोली तो जैगम के चेहरे पर नागवारी छा गई। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, चलो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। वो हाथ साफ करते हुए बोला तो जैनब गुस्से से इसे देखने लगी। मुझे बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो धमकी देने के बजाय उल्टा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गई थी। मुझे तो कोई एतराज नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस दिन के बाद तुम मेरा प्यार पाने के लिए इतनी अदावली हो रही हो। वो गहरी नजरों से इसे घूरते हुए बोला तो वो शर्म के मारे डूब रही थी। कौन हो तुम, सच सच बता दो, वरना वो उंगली से वार्निंग देते हुए बोली तो वो इसकी उंगली थामते हुए इसके करीब हुआ। लगता है पिछला हिसाब चुकाना पड़ेगा, वो बेबसी से कहते हुए इसके करीब बढ़ने लगा, जैसे इस पर कोई एहसान कर रहा हो। वो जल्दी से दूर हुई। तुमने खुद तो कहा है कि यहीं रुकना चाहती हो, अब मैं तुम्हें किसी सूरत घर छोड़ने नहीं दूंगा। ये कहते ही बेडरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो शदीद गुस्से में इसके पीछे पीछे जाने लगी। वो अचानक पलटा तो वो जोर से इसके सीने से टकराए। कंधा सहलाते हुए वो दूर हो गई, मगर जैगम की नीयत बदल चुकी थी। वो इसे सर से पैर तक घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। वो घबरा कर पीछे हटी, मगर कोई फायदा नहीं। इसे मजबूत बाहों के हसार में कैद करते हुए कमरे तक ले आया। मुझे घर जाने दो, अगर घर नहीं गई तो बाबा मुझे मार डालेंगे। अचानक वो रोते हुए बोली तो जैगम पर जरा भी असर नहीं हुआ। वो इसके और ज्यादा करीब हुआ। मैं कह रही हूँ, दूर हटो मुझसे, वो दोबारा कदरे ऊंची आवाज में बोली तो जैगम ने इसे घूर कर देखा। मैं तो शराफत से तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था, तुम्हें मेरे साथ रात गुजारने की जल्दी पड़ी थी, अभी तक तो पिछले जख्म भी नहीं गए। वो इसकी गर्दन छूते हुए बोला तो वो धक्का देते हुए दूर रही। खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए रोने लगी, जबकि वो यहीं पिघल गया। आज तो जा रही हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें वापस आना होगा, वो मायनी खेज अंदाज में कहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो इसके पीछे पीछे जाते हुए गाड़ी तक आई और फौरन से बैठ गई। गाड़ी हवा से बातें करते हुए चलने लगी जब वो सीट बेल्ट बांध कर रह गई। वो बहुत तेजी से ड्राइविंग कर रहा था। वो घबरा कर आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी, मगर जैगम पर कोई असर नहीं हुआ। कुरैशी हाउस के सामने गाड़ी रोकते ही वो नीचे उतरा और इसका हाथ घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। गार्ड ने रोका तो इसने इसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और जैनब को लेकर ड्राइंग रूम तक आया। ये लो, छोड़ दिया तुम्हें तुम्हारे घर। वो इसका हाथ झटकते हुए पलटा ही था जब हमीद कुरैशी की आवाज ने इसके कदम जकड़ लिए। कहाँ थी तुम, कम अज कम बता तो देती। वो अपने असली लहजे से हटकर शदीद गुस्से में बोले तो जैनब के हाथ पैर फूल गए। कौन है ये, जानती हो कि इसे किसके साथ रात गुजार कर आई हो? वो बदतमीजी से बोले तो जैनब मुंह खोले खड़ी रही। ऐसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बाप इसके मुतालिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था। वो बाबा जान, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। अगर ये वक्त पर ना पहुंचते तो वो लड़का मुझे न जाने कहाँ ले जाता। वो रोते हुए शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी इन्हें सुनाने लगी।
झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में इस लड़के के साथ जाते हुए देखा है। कौन है ये, सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से धारे तो वह नफी में सर हिलाती रही। बाबा जान, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन तो करें। वो आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए बोली तो हमीद कुरैशी नफी में सर हिलाने लगे। मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अपने कमरे में जाओ, कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। वो इसे धारते हुए बोली तो वो चुपचाप वहां से निकलता चला गया। वो हमीद कुरैशी की नजरों में नहीं आना चाहता था। बाबा जान, ऐसा मत करें, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने हक में सफाइयां पेश करते हुए हाथ छुड़वाने लगे, जबकि वो इसे घसीट कर कमरे में ले आए और कमरे को लॉक लगाते ही अपने स्टडी की तरफ बढ़े जहां इनका मोबाइल बज रहा था। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, आप लोग कल ही निकाह के लिए आ जाएं। वो मोबाइल पर बेटी की किस्मत तय करते हुए बोले, इस बात से अनजान के अगले क्या होने वाला है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, कल तुम्हारा निकाह है और मुझे किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए। ऐसी कोई हरकत दोहराई तो मैं खुद तुम्हारा गला काट दूंगा। वो धारते हुए बोली तो ज़ैनब रोते हुए इनकी तरफ बढ़ी। बाबा जान, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन तो करें। वो इनके पैर पड़ते हुए बोली, मगर वो इसके हाथ झटक गए। सारी रात रोते रोते गुजर गई थी। अभी इसके बाप ने दरवाजा खोला ही था तो इतनी सख्त सुस्त सुनाने के लिए वो रोती रह गई, जबकि हमीद कुरैशी मुलाजमा को ड्यूटी पर मामूर करके घर से निकलते चले गए। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों रुपए का कारोबार के मालिक, मगर हर दर्जा सफाक वो रोते हुए अपना मोबाइल ढूंढने लगी, जो इसे कहीं भी नहीं मिला। वो सर झटक कर सोफे पर लेट गई। अचानक इसने बालकनी का ख्याल आया, मगर इतनी ऊंचाई से इसके कूदने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने बाप को हकीकत से आगाह करना चाहती थी। इसे जैगम पर गुस्सा आ रहा था, इसे इस जैगम पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था। वो रोते हुए सर दुबाने लगी। इसका सर फटा जा रहा था। कल इसका निकाह था और वो भी इस लड़के के साथ जो इसे सबसे ज्यादा नापसंदीदा था। वो ऐसे नहीं होने दे सकती थी। अभी वो मुख्तलिफ सोचों में घिरी बैठी थी जब इसकी बालकनी का दरवाजा बज उठा। वो फौरन से घबराते हुए आई। सबने जैगम को देखकर इसके होश उड़ गए। घटिया इंसान, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब यहाँ क्या कर रहे हो। वो गुस्से से धारी तो वो नफी में सर हिलाने लगा। तुम्हारा बाप तुम्हारा सौदा करने वाला है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना वो तुम्हें बेच डालेगा। जैगम इसे खौफ दिलाते हुए बोला तो वो नफी में सर हिलाने लगी। मेरा बाप है, मेरे साथ जो भी करे, तुम्हें क्यों इतना मसला हो रहा है। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं अब तुम पर कोई एतबार नहीं करने वाली। वो गुस्से से धारते हुए कमरे की खिड़की के पर्दे बराबर करके, जबकि वो बाहर चीखता चिल्लाता रहा। दिन का वक्त था और गार्ड से भी मुतहर्रिक थे, इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकता था। खामोशी से वहां से चला गया। रात होते ही मुलाजमा खाना देने आई तो वो रोते हुए नफी में सर हिला गई। इसे खाना नहीं खाना था, बस इसे हर हाल में अपने बाप को अपने किरदार की सफाई देनी थी। वो गलत समझ रहे थे, जबकि वो ऐसी नहीं थी। वो रोती रही यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। निकाह का वक्त हुआ तो पॉलर वाली इसे तैयार करने चली आई। वो रोती रही, बार बार नफी में सर झटकती रही, मगर वहां कोई भी नहीं था जो इसे सुन सके। मजबूरन इसे निकाह के लिए राजी हो गई। अभी निकाह होने में 15 मिनट बाकी थे जब जैगम मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा। निकाह पे निकाह नहीं हो सकता, ये मेरी बीवी है और बचपन में हमारा निकाह हो गया था। अंकल से थोड़ी अनबन क्या हुई, इन्होंने तो दूसरे निकाह का ही सोच लिया। वो कमाल एतमाद का मुजाहरा करते हुए बोला तो लोग सरगोशियां करने लगे, जबकि हमीद कुरैशी गुस्से से इसकी तरफ बढ़े। शराफत से कहा था कि इसे मेरे निकाह में दे दो, मगर नहीं, आपको तो अपनी बेटी का सौदा करना था। अब देखो कैसे ये निकाह रुकवाता है। वो धारते हुए बोला तो हमीद कुरैशी पल भर में खामोश हो गए। इनका बिजनेस पार्टनर जलाल अंसारी इनकी तरफ बढ़ा। हमीद, ये सब क्या बकवास है, कौन है ये लड़का। वो गुस्सा करते हुए बोले तो हमीद कुरैशी सर झटक कर रह गए। इसकी फिक्र मत करो, इसे तो मैं देखता हूँ। वो गुस्से से स्टेज की तरफ बढ़ गए। निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो इसे डराते हुए बोले तो वो नफी में सर हिलाने लगा। आज जैनब से निकाह करने से कोई नहीं रोक सकता था। पूछ लीजिए अपनी बेटी से, वो मेरे साथ देने को तैयार है। वो एक अदा से बोला तो हमीद कुरैशी ने बेटी की तरफ देखा जो इन दोनों को गुफ्तगू गौर से सुन रही थी। कौन हो तुम, पर क्या चाहते हो। वो धारते हुए बोले। बहुत से मेहमान इनकी तरफ मतवज्जो थे, जबकि ज्यादातर
खाना खा रहे थे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था कि महफिल में बदमज़गी की वजह क्या है। मैं आप लोगों को निकाहनामा दिखाता हूँ। ये शख्स झूठ बोल रहा है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो ये कहते ही जेब में से एक कागज निकाल कर देखने लगा। लोग सरगोशियों में बातें कर रहे थे। स्टेज पर बैठा हुआ फरहाद गुस्से से अपने बाप जलाल अंसारी की तरफ बढ़ा। बाबा जान, ये सब क्या तमाशा है? वो दांत पीसते हुए बोला तो जलाल अंसारी ने घूर कर हमीद कुरैशी को देखा। ये झूठ बोल रहा है, मैं कह रहा हूं ना, तुम लोगों को मुझ पर एतबार है कि नहीं? वो ऊंची आवाज में चिल्लाए, मगर सभी लोग निकाहनामे को देख रहे थे। ज़ैनब, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? वो बेटी की तरफ गए और बाजू झंझोड़ते हुए बोले तो वो खुश्क लबों पर जुबान फेर कर रह गई। बाबा जान झूठ बोल रहे हैं। वो रोते हुए बोली तो हमीद कुरैशी ने बेबसी से बेटी को देखा। आखिर को वो झूठ बोलकर इनकी इज्जत का जनाजा क्यों निकाल रही थी? वो बेटी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े, मगर जैगम ने इनका हाथ दबोच लिया। मेरी बीवी पर हाथ उठाने से बेहतर है कि हमारा दोबारा निकाह पढ़ा दिया जाए। वो आंख मारते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला तो हमीद कुरैशी का दिल चाहा इसे सूली पर लटका दे। मेहमान धीरे धीरे वहां से चले गए। जलाल अंसारी इन्हें वार्निंग देते हुए अपने बेटे को लेकर वहां से अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। लॉन में सिर्फ जैनब जैगम और हमीद कुरैशी बाकी रह गए। किस जन्म का बदला ले रहे हो घटिया इंसान? तुम हो कौन? वो गुस्से से धारे हुए बोले तो जैगम मुस्कुराने लगा। वही जिससे अपने गुनाहों के सबूतों वाली फाइल हासिल करने के लिए अपनी बेटी आपने सौंप दी। शर्म नहीं आई तब आपको? वो गुस्सा करते हुए इन्हें आईना दिखाने लगा तो वो नजरें चुराकर, झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझे। वो हकलाते हुए अटक अटक कर बोले तो जैनब इनकी तरफ बढ़ी। बाबा जान, सच सच बताएं, ये आदमी क्या कह रहा है? वो इनका कॉलर पकड़ते हुए बोली तो वो नफी में सर हिलाने लगे। बेटी, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आओ। वो जैनब को समझाते हुए बोले, मगर वो नफी में सर हिलाने लगी। ये शख्स सही कह रहा है, आपने मेरा सौदा किया है, वो भी चंद करोड़ रुपए के एवज। गैरत मर गई थी आपकी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए इन्हें धक्का दे गई। वो लड़खड़ाते हुए पिलर का सहारा ले गई। बज़ात औरत की बेटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? वो गंदी जुबान इस्तेमाल करते हुए बोलने लगे तो वो शिशिर होकर इन्हें देखती रह गई। तेरी माँ भी ऐसी थी, वो मेरा कहा मानने की बजाय मुकाबलाबाजी करती और मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, इसलिए तो मैंने इसे मार दिया था। वो शदीद गुस्से में बहुत बड़ा राज उगल गए थे। जैनब मुंह खोले देखती रह गई, जबकि जैगम जेरे लब मुस्कुराया। वो भी तो यही चाहता था। अभी तो बहुत से और राज बाकी थे। कुछ तो ऐसे थे जो जैनब की दुनिया ही उलटने वाले थे। क्या कहा आपने? मेरी माँ को मारा है? वो हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए इनकी तरफ बढ़ी और कंधे से झंझोड़ने लगी। वो घबरा गई थी। गलती से इनके मुंह से फिसल तो गया था, अब खुद भी खास से डरे हुए थे। ये शख्स तुम्हें बरगला रहा है, दूर रहो इससे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सब कर रहा है। वो कांपती हुई आवाज में अटक अटक कर बोल रहे थे, जैसे किसी ने इनसे कुव्वत गोयाई ही छीन ली हो। जबकि वो जख्मी नजरों से बाप को घूमने लगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बाबा, कम से कम इसी बात का तो भरम रख लेते। अब तो मेरी माँ के भी कातिल हैं। नफरत करती हूँ आपसे मैं। वो जोर से इन्हें धक्का देते हुए बोली तो वो कुर्सियों पर गिरते हुए जमीन बोस हो गए। कई गार्ड्स ने इन्हें आगे बढ़कर उठाना चाहा, मगर वो इन्हें दूर रहने का इशारा करके उठ खड़े हुए। तुम्हें धक्का बहुत महंगा पड़ेगा, तुम जानती नहीं मैं किस हद तक जा सकता हूँ। वो गुर्राते हुए बोले तो जैनब सर झटक कर रह गई। जो करना है कर ले, मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा है, बिगाड़ सकते हैं मेरा तो बिगाड़ ले। वो इन्हें वार्निंग देते हुए खुद ही गेट से निकलती चली गई। जैगम पहले तो इसके इजहार पे मुस्कुराया, फिर फौरन इसके पीछे जाने लगा। हमीद कुरैशी से पीछे गालियां दे रहा था। गार्ड्स इसके रोके जाने की वजह से वहीं रुके रहे। जब हमारा निकाह नहीं हुआ तो तुमने मुझे अपना शौहर क्यों बताया? वो इसके साथ चलने की कोशिश में फूली सांसों के साथ बोला तो वो गुस्से से इसे घूरने लगी। पहले मुझे ब्लैकमेल किया और इस निकाह का इकरार के लिए कहा जो कभी हुआ ही नहीं था। तुमने ऐसा क्यों किया घटिया शख्स? अब वो इसे हिसाब लेने के लिए आगे बढ़ी तो वो हाथ खड़े करके रह गया। यार आराम से, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? माना कि तुम्हें मेरे प्यार करने का अंदाज इतना पसंद आया है कि तुम याद कर रहे हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सड़क पर लोगों के बीच शुरू हो जाओगी। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था, जबकि इसने जो बात की थी इसका मतलब हरगिज ये नहीं था। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो इर्द गिर्द देखते हुए ईंट को देखने लगी जो इससे कुछ फासले पर पड़ी थी। वो भागते हुए ईंट की तरफ आई। जैगम ने इसे देखा तो फौरन वहां से भागा। पहली बार ऐसा हुआ था कि पुलिस वाला भाग रहा था, जबकि हमेशा पुलिस ही लोगों के पीछे भागती थी। कोई देख लेता तो गश खाकर गिर जाता, मगर हाल ही में इसका ट्रांसफर हुआ था, इसलिए ज्यादा लोग इससे वाकिफ नहीं थे।
अभी तो तुमने अपने बाप के बारे में आधा सच पता चला है, पूरा पता चला तो इससे बाप कहते हुए भी तुम्हें घिन आएगी। वो बोला तो जैनब खामोशी से हाँफते हुए नीचे सड़क पर बैठ गई। जो बात है मुझे सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसकी शोक नजरों को नजरअंदाज करते हुए बोली तो वो सीधा इनकी तरफ आया और इसके साथ नीचे बैठ गया। सुनसान सड़क होने की वजह से वो वहां इक्का दुक्का लोग चल रहे थे जो इस दुल्हन और इस आदमी को देख रहे थे। बताता हूँ, पहले निकाह तो कर लें, जिसका ढंडोरा पीट लिया है, वो कॉल करते हुए बोला तो वो गुस्से से इससे घूरने लगी। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। वो नाराजगी से मुंह फेर गई। तुम्हारे तो अच्छे अच्छे निकाह करेंगे, अगर निकाह के बगैर मेरे साथ रहना चाहती हो तो फिर भी मुझे कोई मसला नहीं। निकाह तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था, वरना तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार कर सकता हूँ। वो बेशर्मी से कहते हुए इसकी तरफ बढ़ा तो वो इसका हाथ झटकती हुई उठ खड़ी हुई, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपने कुछ दोस्तों को मौलवी का बुलाने का कहकर इसे लेकर टैक्सी में जा बैठा। टैक्सी का रुख इसके घर की तरफ था। ये कौन है? वो घबरा कर दोनों लोगों की तरफ देखने लगी। वहां बैठी सोबर सी बूढ़ी औरत की उम्र तकरीबन 50 वर्ष थी और वो आदमी जो कुर्सी पर झूल रहा था, इसकी उम्र लगभग 60 वर्ष लग रही थी। ये तुम्हारे वालदैन है? वो सर झुकाए बोला तो वो मुंह खोले खड़ी रह गई। झूठ मत बोलो, ये मेरे वालदैन कैसे हो सकते हैं? वो नफी में सर हिलाते हुए इन दोनों को देखने लगी। बूढ़ी औरत, जिसका नाम सुल्ताना बेगम है, वो वारफ्तगी से इसके जानिब बढ़ी। कितनी बड़ी हो गई हो तुम? तुम्हारे आस में ये आंखें दीद से महरूम हो जाती हैं। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोली तो वो हैरान होकर इन्हें देखती रह गई। तुम मेरी बेटी हो? मेरी सुल्ताना बेगम की वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली तो जैनब हैरान होकर खड़ी रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ कोई और नहीं, मैं हूँ। वो रोते हुए इसे गले से लगा गई, जबकि वो मुंह खोले खड़ी थी। जैगम ने इसे मुंह बंद करने का इशारा किया, मगर वो सुन हो चुकी थी। इससे यकीन नहीं आ रहा था। बेटी, मैं बेबस थी, मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो हिचकियों से रोते हुए बोली तो जैनब फौरन इससे दूर हो गई। आप मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ अच्छी नहीं थी। वो रोते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगी जब जैगम ने इसका हाथ थाम लिया। वो माँ है तुम्हारी, 23 वर्ष की जुदाई सही है, इन्होंने इसके लिए इसके साथ ऐसे करोगी? वो नम लहजे में बोला तो वो नफी में सर हिलाने लगी। ये मेरे माँ बाप नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबा ये नहीं है। वो इस बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए बोली तो इन्होंने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा। मैं सिकंदर हयात तुम्हारा सगा बाप हूँ, चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। वो बोले तो वो हैरान होकर इन्हें देखने लगी। मगर आप ये सब कैसे जानते हैं? और अब तक आप लोग कहाँ थे? वो गुस्से से धाड़ते हुए बोली तो दोनों रोने लगे। बेटी, कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से ये सब हुआ। मैं सब कुछ तुम्हें सच सच बताता हूँ। वो शफकत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले तो वो पुरसकून होकर सोफे पर जा बैठी। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर इन दोनों मियाँ बीवी का कोई कसूर नहीं था। दरअसल जिस रोज तुम पैदा हुई, इस दिन वार्ड में कई बच्चों ने जन्म लिया था। इस रोज हमीद कुरैशी की बेटी इंतकाल कर गई थी, तभी हमारी बच्ची यानी तुम्हें इससे बदल दिया गया। हमें कहा गया कि तुम हमारी बच्ची नहीं हो, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। कई साल गुजर गए, हमें दूसरा बच्चा ना हुआ। जिस नर्स ने बच्चा बदला था वो मेरी बीवी की बेहतरीन सहेली थी। कुछ अरसा तो वो कुछ भी नहीं बोली, मगर बुढ़ापे के साथ साथ इसका ये गिल्ट बढ़ता गया तो इसने आकर हमें बताया। जब पता किया तो मालूम हुआ कि तुम जिंदा हो। रोते हुए बोली तो वो नफी में सर हिलाती रही। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वो अभी तक बेयकीनी से कैफियत में दोनों पर चला रही थी। जैगम ने इसे बाजू से थाम लिया। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम डीएनए टेस्ट करवा लो ना, वो इसे मशवरा देता हुआ बोला। और फिर जो हकीकत थी, इसने सबको चौंका दिया। तुम इन लोगों को कैसे जानते हो? वो जैगम से तुर्श लहजे में मुखातिब हुई तो वो नम आंखों से इन्हें देखने लगा। मामा बाबा की वफात के बाद मामू मामी ने मुझे पाला और इनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं बतौर एसपी सेलेक्ट हुआ था। वहां पहले दिन ही मेरे हाथ में हमीद कुरैशी का केस दे दिया गया। तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, लेकिन वो हमीद कुरैशी इस बात से अनजान नहीं था कि तुम इसकी सगी बेटी नहीं हो, इसलिए इसने खुद को बचाने के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया। वो बोला। वो नम लहजे में इससे कहने लगी, इस सबको एक्सपेक्ट करने में मुझे बहुत वक्त लगेगा और मुझे वक्त चाहिए। वो वक्त पर जोर देते हुए बोली तो वो दोनों नजरें झुका गए। बेटी, 2 दिन बाद हमने इन दोनों के निकाह की तकरीब रखी है। हमीद कुरैशी अपने तमाम सबूतों समेत पकड़ा गया है। तुम चाहो तो हम ये तकरीब कैंसिल कर सकते हैं। वो मध्यम से लहजे में बोली तो वो सर झुकाए खड़ी रही।
इसे कोई एतराज नहीं, निकाह इसी डेट को होगा, जी जैगम धारते हुए कहा। वो काम कर रह गई, न जाने वो इस बात पर इतना हाइपर क्यों हो गया था। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, वो नम लहजे में कहते हुए भागते हुए अपने कमरे में आई। ये कमरा इसकी पसंद के मुताबिक डेकोरेट किया गया था। वो खुश थी, मगर जब से इसे पता चला इससे बहुत बुरा लग रहा था। हमीद कुरैशी बेशक कोई अच्छा बाप नहीं था, मगर फिर भी वो अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी। इस निकाह से खुश तो जैगम ने इसका हाथ थामते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल, वो शर्माते हुए बोली। निकाह बाद इन दोनों को स्टेज पर बैठाया गया। कोई इस बात से वाकिफ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप सब लोगों से एक बात करनी है। सिकंदर हया स्टेज पर खड़े पुरएतमाद लहजे में बोले तो बहुत से लोग इनकी तरफ मतवज्जो हुए। वो सब इनके जानने वाले। 23 साल पहले जो मेरी बेटी गुम हो गई थी वो हमें वापस मिल गई है, और वो कोई और नहीं, हमारे जैगम की दुल्हन ज़ैनब है। वो बोले तो हर तरफ सरगोशियों में लोग बातें करने लगे। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये आपकी बेटी है? एक औरत ने सवाल किया तो सिकंदर हयात मुस्कुराने लगे। हमने डीएनए टेस्ट करवाया है, और जिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा वो रिपोर्ट्स ले सकते हैं, वो तंज करते हुए बोले, और स्टेज से उतरते चले गए। थोड़ी देर बाद म्यूजिक चला दिया गया था। वो मध्यम म्यूजिक में सबको खाना पेश किया जा रहा था। वो दोनों स्टेज पर बैठे तस्वीर खिंचवा रहे थे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सब चले जाएं तो मेरे साथ चलना, वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। क्योंकि कोई भी इनकी तरफ मतवज्जो नहीं था, हर कोई खाने पर झुका हुआ था। कौन सा सरप्राइज? वो लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये जाहिर करते हुए कि वो दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे। एक सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए सब्र करो, सबको जाने दो। लगता है तुम्हें मेरा प्यार याद आ रहा है। वो एक बार फिर वही बात दोहराते हुए बोला तो ज़ैनब ने इसे घूर कर देखा। आप ना चुप बैठे रहें, जब बोलते हैं तो बहुत खराब बोलते हैं। वो मसनूई नाराजगी से रुख फिर गई। छप के लोगों को खाने में मसरूफ देखकर वो जरा सा इसके करीब हुआ था। वो आंखें दिखाकर रह गई, मगर इसे फर्क नहीं पड़ा था। वो धीरे धीरे अपना हाथ इसके दुपट्टे के पीछे छुपाते हुए इसको कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर गया। फोटोग्राफर ने फौरन तस्वीर निकाली थी। जैगम मुस्कुराने लगा, जबकि वो इसे गुस्से से घूर रही थी। बहुत बुरे आप, वो नाराजगी से बोली और सर झुकाकर बैठ गई। शर्म से इसके गाल लाल हो रहे थे। सभी लोग आखिरी बार इनसे मिलने के बाद गेट की तरफ बढ़ गए। आधे घंटे के अंदर अंदर लॉन खाली हो गया तो इसका हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर ले आया। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना, वो इसके पीछे चलते हुए इसकी आंखों पर हाथ रखते हुए बोला तो वो इस बात में सरल आ गई। लेकिन लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी, वो भारी लहंगा संभालते हुए बोली तो जैगम ने इसके हाथ मजबूती से थामे। कोई चीटिंग नहीं चलेगी, आंखें नहीं खोलने वाला, बहुत नाराज हो जाऊंगा और तुम्हें मुझे मेरे तरीके से फिर मनाना पड़ेगा, वो मायने खेज अंदाज में बोलते हुए इसे कहने लगा तो शर्म के मारे वो खामोश रही। अच्छा ठीक है, नहीं देखती, वो हार मानते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे इसकी आंखों से जैगम ने हाथ उठाया वो मुंह खोले खड़ी रह गई। सामने का सेटअप देखकर इसने हैरान कर दिया। हैप्पी बर्थडे माय वाइफ, इसके गाल पर बोसा देते हुए वो दूर हुआ तो वो गुस्से से घूरने लगी। अभी तक वो इस माहौल को देखकर हैरान थी। पूरी छत को कमकमों से सजाया गया था। छत पर खास तौर पर एक कमरा बनाया गया था जिसको दुल्हन के कमरे के तौर पर सजाया गया था। बेशक इनका बेडरूम नीचे मौजूद था, मगर इस कमरे को खास टच दिया गया ताकि वो यहाँ रात गुजार सके। वो इसका हाथ थामे टेबल तक आया जो छत के बीचों बीच पड़ी हुई थी। इस पर एक केक रखा हुआ था। कुर्सी पर इसे बिठाने के बाद वो दूसरी तरफ आया और चाकू इसके हाथ में बढ़ाया। वो फौरन से केक काटने लगी। मुझे तो केक खिलाओ, इसे खुद केक खाता देखकर वो मसनूई गुस्से से बोला तो वो मुस्कुराने लगी। अच्छा खिलाती हूँ। वो केक हाथ में पकड़े इसकी तरफ बढ़ी तो वो इसकी उंगलियां अपने दांतों में फंसा गया। उफ, छूने मुझे दर्द हो रहा है, वो उंगली छुड़वाते हुए बोली, मगर वो सख्ती से इसका हाथ थाम गया। आज की रात तो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे सारे अरमान जगाकर इस रात भी तुम रोने लग गई थी, वो इसे तंग करते हुए बोला तो वो घूर कर रह गई। अच्छा मुझे तुम्हें कुछ कहना है, वो खुद को कंपोज करते हुए बोला तो ज़ैनब ने हैरान होकर इसे देखा। वो घुटनों के बल इसके सामने बैठा, अपना हाथ आगे करते हुए इसके हाथ मांगने लगा तो वो बगैर सोचे समझे अपना हाथ इसके हाथ में रख गई। वो मुस्कुराते हुए इसके हाथ में अंगूठी पहनाने लगा।
जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, इस वक्त दिल इतनी जोर से धड़का था कि तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि जिस औरत को मेरी पसली से बनाया गया है वो तुम हो। वो मोहब्बत का इजहार सरेआम कर रहा था। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करने को तैयार था। ऐसे भी हमीद कुरैशी का सारा खेल खत्म हो चुका था। जिस तरह के बिजनेसमैन में इसका नाम आ रहा है, जैसे लड़कियों की स्मगलिंग, ड्रग्स और दूसरी मंशियात का काम में से फांसी लगनी थी। शुक्र है एनकाउंटर में मारा गया, वरना जितने ताल्लुकात थे तो हो सकता था कि जेल से फरार हो जाता या फिर जमानत करवा लेता। वो परेशानी से उठकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला तो ज़ैनब की आंखें नम होने लगीं। वो ऐसा नहीं चाहता था, ऐसे दुख नहीं पहुंचा सकता था, मगर बेदिहानी में हमीद कुरैशी का जिक्र करके वो इसे उदास कर गया था। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वो इसको बाहों में उठाकर कमरे तक लाया। कमरे को देखकर वो मुंह खोले देखती रह गई। कमरे को फूलों की पत्तियों से सजाया गया था। इतना मसहूर कुन माहौल था कि वो मुस्कुराए बिना न रह सकी। वो इसे बेड पर बिठाए इसके पहलू में बैठकर अपनी सांसें हमवार करने लगा। कैसा लगा ये कमरा? वो खुश होते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वो इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए बोली तो वो मुस्कुरा कर इसका हाथ थाम गया। हमेशा मेरे साथ रहना, कभी छोड़ कर मत जाना, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। वो उसका हाथ पर दबाव बढ़ाते हुए बोला तो वो सर झुका गई। मैंने इस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। मेरा खून खोल गया था जब शहरयार ने तुम्हें अगवा कर लिया। वो आंखें मीचते हुए जब्त से बोला तो वो सर झुका गई। अच्छा ये सब फजूल बातें छोड़ो, इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हें मुंह दिखाई का गिफ्ट दूं। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो वो इसकी तरफ रुख फेर कर बैठ गई। अच्छा आंखें बंद करो। वो इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला तो वो फौरन से आंखें बंद कर गई। इसने आगे बढ़कर माथे पर एक किस की तो शर्म के मारे वो सर झुकाए बैठी रही। अरे गिफ्ट कहाँ है? 10 मिनट की गंभीर खामोशी के बाद वो बोली तो उस जैगम ने इसके हाथ में एक डिबिया रख दी जिसमें सोने की अंगूठी चमक रही थी। वो मुस्कुराते हुए इससे अंगूठी पहनने लगी। बहुत खूबसूरत है, वो दिल से तारीफ करते बोली तो जैगब ने इसे अपने सीने में भींच लिया। सारी रात मोहब्बत इन दोनों पर फंवार बनकर बरसती रही। मोहब्बत ने इन्हें मुकम्मल कर दिया था। सुबह वो उठी तो चेहरे की चमक ही निराली थी। जैगब मुस्कुराते हुए इसके पहलू में आ खड़ा हुआ। शीशे ने भी इस जोड़ी की नजर उतारी थी। कैसा लग रहा है? वो इसको सीने में भींचते हुए बोला। वो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि अगर वो इस वक्त जैगम की बातों पर यकीन न करती तो शायद हमीद कुरैशी इसका सौदा कर चुके होते। वो झुरझुरी लेकर रह गई और मुस्कुरा कर आईने में देखने लगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क्या जैनब को जैगम का कहा मानना चाहिए था? इस अजनबी का कहा मानकर इसने बिल्कुल ठीक किया था। अगर ऐसा न करती तो हालात बदतर होते। और हमारे माशरे में कुछ लोग हमीद कुरैशी की तरह होते हैं, बज़ाहिर मुतासर कुन, मगर हकीकत में वो माशरे के नासूर साबित होते हैं। एक बात तो है कि खुदा पर कामिल यकीन रखो तो खोई हुई चीज भी वापस मिल जाती है, जैसे सुल्ताना बेगम को 23 साल पहले बिछड़ी हुई जैनब। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। शुक्रिया।